नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मोदी कैबिनेट में अचानक से महा बदलाव होने वाला है। दावा किया जा रहा है कि 70 साल से ऊपर के मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा मांगा है, वहीं दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान से लेकर नितिन गडकरी ने कैसे खुली बगावत कर दी है और गृह मंत्री अमित शाह की चूक के चलते कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी फंस गई है। आपको एक एक करके सारे सवालों के जवाब बताएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एडिटर केपी मलिक सर। उनका स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आरएसएस और मार्गदर्शक मंडल के दबाव में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खतरा है। नमस्कार, 4 PM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। डायरेक्ट सवाल पर आती हूँ और अब सबसे बड़ा सवाल मोदी कैबिनेट में रीशफल को लेकर खड़ा हो गया है। लेटेस्ट ताजा खबर निकलकर सामने आई है कि मोदी कैबिनेट का मप्पू बदलने वाला है। संसदीय बोर्ड से लेकर केंद्रीय चुनाव समिति में भी बदलाव होगा और इसी के साथ कई मंत्रियों के धड़ाधड़ लगातार इस्तीफे होंगे। इतना ही नहीं सर, दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि 70 साल से ऊपर की उम्र वाले मंत्रियों की छुट्टी करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। तो फिलहाल जज सर, जैसे अचानक से ये मंत्रिमंडल में बदलाव हो रहा है, आपको क्या लगता है, क्या गृह मंत्री अमित शाह की चूक के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी फंस गई है? और क्या जब मंत्रियों का इस्तीफा मांगा जाएगा तो क्या मंत्री इस्तीफा इतनी आसानी से देने के लिए तैयार हो जाएंगे सर? देखिए प्रियंका, अगर आप देखें, प्रधानमंत्री की कुर्सी भी फंस गई है। अभी तक तो अमित शाह की कुर्सी फंसी हुई थी, आप इतने दिन से देख रहे हैं, लेकिन अभी मुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी भी फंसी नजर आ रही है। देखिए प्रियंका, अभी क्या है कि आपको याद होगा, मैंने जिक्र भी किया, आपके प्रोग्राम में भी किया, बाकी चैनलों पर भी किया था। मैंने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल भी लिखा था, ट्वीट भी किया था, सत्ता का त्रिशूल। सत्ता का त्रिशूल यानी कि जो त्रिशूल गुजरात लॉबी के हाथ में आ गया था, वो सत्ता का जो त्रिशूल है उसकी परिभाषा ये है कि उसका एक शूल केंद्रीय सरकार है, केंद्र की मोदी सरकार है। दूसरा शूल जो है वो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और तीसरा शूल जो है वो भाजपा संगठन है। तो तीनों एक हिसाब से देखेंगे आप, पिछले 12 साल से गुजरात लॉबी के कब्जे में है। तो जब स्थिति खराब हुई है पिछले दिनों, तो ऐसे में आरएसएस हावी हो गई है और आरएसएस ने कहा कि आपके पास अब सत्ता का त्रिशूल नहीं रहेगा। ये चर्चाएं लगातार 2024 के परिणाम के बाद चल रही है, क्योंकि ये जो कह रहे थे कि अब की बार 400 पार और 240 भी किसी तरह से आई है इनकी, तो अब इनकी वो स्थिति नहीं रही है कि ये दबाव बना सके आरएसएस पे या संगठन पे। तो अब वो स्थितियां सामने आ गई हैं और लगातार पार्टी के अंदर से विरोध शुरू हो गया, चाहे वो गडकरी हो, चाहे वो शिवराज हो, चाहे वो दूसरे मंत्री हो। और आपने जो अभी नई टीम बनी है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, उसमें थोड़ी सी झलकी भी आपने देखी होगी। जो गुजरात लॉबी के विरोधी थे, उनकी एंट्री उसमें होना जताता है कि कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी बहुत दबाव में है। वसुंधरा राजे का 36 का आंकड़ा अमित शाह से है, और अगर वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आ रही है तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं अमित शाह कमजोर हो गए। और अगर हम पिछले 1 महीने से, जब से ये कॉकरोच वाला आंदोलन हुआ था जंतर मंतर पे, उसके बाद से बॉडी लैंग्वेज अमित शाह की देखें तो लगता है कि उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और इस्तीफे का दबाव उनके ऊपर लगातार है। और राहुल गांधी उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, वो भी आप जानते हैं। तो पार्टी के अंदर से भी आवाजें उठने लगी हैं और पार्टी में बार-बार हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा होगा, तूफान से पहले की शांति है, ये लगातार आप सुन रहे हैं। तो ये वही चीज है कि पार्टी में भी बहुत बड़ा बदलाव होगा और सरकार में भी बहुत बड़ा बदलाव। मुझे तो आशंका ये भी है कि जिस प्रकार से वसुंधरा राजे की एंट्री हुई है, बहुत जल्दी संजय जोशी की भी एंट्री हो सकती है। अगर संजय जोशी की एंट्री होती है तो आप जानते हैं कि गुजरात लॉबी के सबसे बड़े विरोधी संजय जोशी ही है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में आप ये कह सकते हैं कि आरएसएस हावी है भाजपा पे, हावी है मोदी पे, लेकिन आरएसएस भी कहीं ना कहीं अमेरिका में घिरी हुई नजर आती है। उनका भी विरोध हो रहा है वहां पे मोहन भागवत जी का। तो दबाव चौतरफा है
और इस चौतरफा दबाव में अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। और ऐसे में कहीं न कहीं आज चर्चा ये शुरू हो गई है कि मोदी के ऊपर भी इस्तीफे की तलवार लटक गई है। जी। जाहिर तौर पर सर गुजरात लॉबी अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है। गृह मंत्री अमित शाह की चूक के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी फंसती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें सर, पहले ही राहुल गांधी ने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में खुलासा करते हुए बता दिया था पीएमओ की इंटरनल रिपोर्ट के हवाले से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी खोजा जा रहा है। संजय राउत की तरफ से बयान निकलकर सामने आया कि इस बार 17 सितंबर को आखिरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी अपना जन्मदिन मनाने वाले हैं। तो फिलहाल सर जैसे हालात हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्योंकि जो चुनाव आयोग है, स्पीकर ओम बिरला है और मोदी सरकार का पूरा सिस्टम है, वो धराशाही हो गया है। क्योंकि एक तरफ जहां स्पीकर ओम बिरला पर सुप्रीम कोर्ट का दबाव है, वहीं दूसरी तरफ बंगाल चुनावों की भी पोल पट्टी खुल गई है। ज्ञानेश कुमार को भी नोटिस जारी करके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब तलब किया गया है। मतलब कि अमित शाह चौतरफा फेल हो गए। पहले तो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन नहीं रोक पाए, फिर उसके बाद लाठी चार्ज कर दिया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन लोटस को लेकर एक तरीके से स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी फंस गई है। और बंगाल चुनावों में तो जिस तरीके से हद पार हो गई है, बंगाल चुनावों को जिस तरीके से अमित शाह के इशारे पर ज्ञानेश कुमार ने हाईजैक किया है, आपको क्या लगता है सर, एक एक करके क्या अब सबकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है सर? देखिए प्रियंका, अगर आप देखें, अमित शाह ने जो जो चीजें की थी वो सारी तो उल्टी पड़ी है। और जिस चीज को ये लेके चल रहे थे कि हम परिसीमन करेंगे, और उसकी सारी चीजें इन्होंने तैयारियां कर ली थी और लगभग 350 सांसद जुटा लिए थे, उसमें भी भगदड़ मची हुई है। और अब ये तलवार लटक गई है टीएमसी की। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि जो सुप्रीम कोर्ट चुनाव के दौरान एसआईआर की प्रक्रिया को ये कह रहा था कि हम इसमें किसी को बाधक नहीं बनने देंगे और वकालत कर रहा था एसआईआर की, आज उसी कोर्ट में सुनवाई होती है और कोर्ट कहीं न कहीं ये मानता है कि उसमें बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं। जी। और उसमें 90% लोग जिनके नाम कटे हैं, वो नाम गलत कटे हैं, नाम नहीं कटने चाहिए थे। दूसरी बात ये है कि कुल ही अगर हम आकलन करें, टोटल आकलन किया जाए वेस्ट बंगाल में, तो भारतीय जनता पार्टी को टीएमसी से 30 लाख के करीब ज्यादा वोट मिले हैं और टीएमसी को 30 लाख कम मिले हैं। और ये गड़बड़ी जो हुई है, ये 38 लाख पे हुई है। तो जी। 38 लाख में से अगर हम 30 लाख की भी बात कर लें, तो ये गणित बिगड़ता हुआ नजर आता है। तो क्या ऐसे में सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ के ये कहेगा कि चुनाव दोबारा करे जाए, या खाली लीपापोती का काम कर रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप हुए हैं और लोगों का विश्वास डगमगाया है, ऐसा कभी नहीं हुआ। चुनाव आयोग पर जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। चुनाव आयोग पे, एसआईआर पे, प्रक्रिया पे सवाल उठते हैं और सरकार घबरा जाती है। 20 सांसदों का मामला टीएमसी लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाती है और कहती है कि स्पीकर इनको बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं, स्पीकर इनका इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं, स्पीकर इनको नोटिस क्यों नहीं भेज रहे हैं। तो वहां पे भारत सरकार का अटॉर्नी जनरल पहुंच जाता है, जबकि उसको नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि हमारी स्पीकर से बात हो गई है, और जब बात आती है कि नोटिस की, तो उन्होंने कहा कि स्पीकर ने पहले ही नोटिस दे दिया है। और पता ये चलता है कि उसी दिन, जिस दिन कार्रवाई चल रही है, उसी दिन स्पीकर नोटिस देते हैं। तो इतनी हड़बड़ाहट हो रही है, इतनी गड़बड़ी हो रही है, तो ये लोग सवाल नहीं उठेंगे तो क्या होगा? और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस चीज का दावा राहुल गांधी कर रहे हैं कि उनको चाहे पीएमओ हो, चाहे सरकार का सिस्टम हो, वहीं से खबरें आ रही हैं, तो ये जी। जताता है कि सरकार कहीं न कहीं बड़े कमजोर स्थिति में आ गई है। इसीलिए नौकरशाह पाला बदलने के चक्कर में राहुल गांधी की जासूसी कर रहे हैं। राहुल गांधी के लिए जासूसी कर रहे हैं, राहुल गांधी को सूचनाएं उपलब्ध करा रहे हैं। तो उनको अंदर से एहसास हो चला है कि कहीं न कहीं मामला बदलने वाला है। और इस तरह के अगर आप उदाहरण देखेंगे, जहां-जहां मजबूत सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बनी हैं, आज ऐसा नहीं है कि केंद्र में पिछले 10 साल कितनी मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, ये तो खुद भारतीय जनता पार्टी ने भी सोचा था। लेकिन जो तीसरे राउंड की सरकार बनी है 2024 के बाद, अभी इतनी मजबूत सरकार नहीं है। और ऐसे में संघ और भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा निर्णय लेती है, जो 2 बड़े उदाहरण हमारे सामने हैं,
उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह को हटा के राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया था। दिल्ली में साहब सिंह को हटा के सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि पार्टी 30 साल के लिए रसातल में चली गई। तो क्या वही परिणति दिल्ली में दोहराई जाएगी? मोदी जी का इस्तीफा लेके किसी और को बिठाया जाएगा और वो साल 1.5 साल के लिए सरकार को खींचेगा और अल्टीमेटली भाजपा की विदाई हो जाएगी। क्या इस तरह का हम इतिहास देखने जा रहे हैं क्या? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है और गुजरात लॉबी के हाथ से सत्ता का त्रिशूल खिसक गया है। और सूचना ये है मेरे पास प्रियंका जी कि मोदी जी ने भी यहाँ तक समझौता करने की कोशिश की थी कि जो सत्ता का त्रिशूल है इसके 2 शूल आप रख लीजिए, मुझे सिर्फ सरकार का 1 शूल दे दीजिए, सरकार पर मेरा नियंत्रण रहे। लेकिन अब तो उस पर भी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। जिस प्रकार से मैंने 2 उदाहरण आपको दिए बड़े मंत्रियों के, वो इस्तीफा देने को राजी नहीं है और इनमें इतनी हिम्मत बची है क्या कि उनको बर्खास्त कर दें या उनको हटा दें? अगर उनको हटाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे? हाथ पे हाथ धर के तो बैठेंगे नहीं अब वो। तो कहीं उस नतीजे से भी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे लोग डरे हुए हैं क्या? तो परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं और हमें लगता है बहुत जल्दी ही एक बहुत बड़ा आपको कुछ बदलाव नजर आएगा और तूफान से पहले की जो शांति है उसमें कुछ नया विस्फोट होगा जो हमें एक नई तस्वीर पेश करेगा। जी। बिल्कुल सर, हनक में फैसले लेने वाली सरकार जब झुक जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग में न शामिल हो पाए और जिस तरीके से अमित शाह के विरोधियों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में बुलाया जा रहा है, मंत्रियों के इस्तीफे मांगे जा रहे हैं, जैसे भगदड़ का माहौल है, जाहिर सी बात है कि अब नौकरशाहों को भी समझ में आ गया है कि पलटी मारने में ही भलाई है। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट पहले एसआईआर की वकालत कर रहा था, जैसा कि आपने बताया, अब वही सुप्रीम कोर्ट डंडा चला रहा है। स्पीकर ओम बिरला से जवाब तलब कर रहा है, चुनाव आयोग से जवाब तलब कर रहा है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट भी जानता है कि चेहरा तो दिखाना है। तो फिलहाल जिस तरीके से अब पूरा सिस्टम पलट गया है, ऐसे हालातों में क्या गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा नहीं हुआ तो मोदी सरकार को खतरा हो सकता है? कई तरीके के सवाल हैं और आपने हमसे चर्चा की, सवालों के जवाब दिए, हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एडिटर केपी मलिक सर। उन्होंने हमारे चैनल से बातचीत के दौरान बड़ा खुलासा किया है। दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार में बड़ा महा बदलाव होने वाला है और इस बदलाव के तहत कई मंत्रियों से इस्तीफे मांगे गए हैं जो कि इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दबाव में दिखाई दे रहे हैं, प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं, ऐसे हालातों में क्या मोदी कैबिनेट में अगर बदलाव हुआ तो अमित शाह को भी अपनी कुर्सी छोड़नी होगी? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? चौतरफा घिरी हुई गुजरात लॉबी का अब अगला कदम क्या होने वाला है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।